जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं खनिज तत्वों के बारे में, तो खनिज तत्व कौन कौन से अनिवार्य होते हैं पादपों में, उसके बारे में हम लोगों ने 17 खनिज तत्वों की लिस्ट देखी, जिसमें हम लोगों ने बात किया कि कुछ वृहत मात्रिक होते हैं, कुछ सूक्ष्म मात्रिक होते हैं, और उसी से रिलेटेड हम लोगों ने 3 एक्सपेरिमेंट भी पढ़े थे कि रियल में खनिज तत्व है वो पादपों के लिए आवश्यक है या आवश्यक नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि वृहत मात्रिक पोषक तत्व है उनकी प्लांट के अंदर भूमिका किस तरह से रहती है, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे पोषक तत्व कौन सा है, वो कितने प्रतिशत उस पादप में पाया जाता है, स्रोत क्या होगा, मतलब किसके थ्रू या किस फॉर्म में वो पादप के अंदर आएगा, इसकी प्रमुख भूमिका क्या रहेगी और उसके न्यूनता के लक्षण, यदि उसकी कमी पाई जाए तो उसमें पादप में किस तरह का कोई रोग है वो हो सकता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो सूक्ष्म मात्रिक तत्व पढ़ने वाले हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तो वहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं कि भाई इसकी कमी के कारण ये रोग होता है, उस रोग से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस है वो बहुत ही कम रहते हैं बोर्ड के लेवल पे, लेकिन आपको मैं यहाँ पे कि जैसे 17 है तो 17 तत्वों के आप 2-2 लक्षण याद कर लो, और 2-2 उसके जो मतलब एक तो उसका भूमिका हो गई, तो भूमिका के 2 लक्षण हो गए, और 1-2 न्यूनता के लक्षण, तो 2-2 याद करना आपके लिए कोई भारी बात नहीं रहेगी, आप लोग इजीली याद कर लेंगे यदि आप समझ के याद करने की कोशिश कर रहे हैं, उस चीज़ को समझ पा रहे हैं। ठीक है, जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कार्बन के बारे में। अब कार्बन था वो ग्लूकोज के फॉर्मूले में पाया ही जा रहा था, ठीक है, तो कार्बन है वो 45% पाया जाएगा, ऑक्सीजन है वो भी 45%, और हाइड्रोजन है वो कितना परसेंट पाया जाएगा, 6% पाया जाएगा। इन तीनों तत्वों को हम लोगों ने संरचनात्मक तत्व में पढ़ा था। जहां हम ग्लूकोज की बात करें तो C6H12O6, तो ये एक संरचना बनाने का काम कर रहा है। ठीक है, अब ये जो कार्बन है वो पादप किस रूप में ग्रहण करेगा, तो पादप ये ग्रहण करेगा कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। तो बाइकार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ से एंटर करेंगे, जब स्टोमेटा या रंध्र है वो ओपन रहेगा तो ये CO2 है वो उसमें प्रवेश कर जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि गैसों का विनिमय है वो कहाँ से पाया जा रहा है, रंध्रों के थ्रू पाया जा रहा है, तो ये रंध्रों से आएंगे, और जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है ये दोनों आएंगे H2O की फॉर्म में। H2O आपको ध्यान में ये जल है, और जल किसके थ्रू एंटर करता है, रूट्स के थ्रू एंटर करता है, जड़ों के द्वारा ये अंदर प्रवेश करेगा, तो आपको ये दोनों चीजें ध्यान में रखनी है। अब हम लोग इसके कार्य पढ़ लेते हैं, तो कार्य क्या रहेगा, तीनों क्या रहेंगे, संरचनात्मक घटक रहेंगे, और संरचनात्मक घटक के साथ में O2 है वो श्वसन के लिए भी चाहिए, ऊर्जा का भी स्रोत है। मैंने आपसे कहा है कि श्वसन की परिभाषा यदि आप देखते हैं तो श्वसन करना ही हमारी ऊर्जा का मेन सोर्स होता है, तो यहाँ पे ऊर्जा का स्रोत हो गया, और यहाँ पे जो H का आपको ध्यान में रखना है वो एक pH नियंत्रक के नाम से, बाकी इन तीनों की चीजें हैं वो संरचनात्मक घटक में आने वाली है। अब हम बात करते हैं इनके न्यूनता के लक्षण के बारे में, तो प्राय इनकी न्यूनता नहीं देखी जाती, यदि प्लांट है, यदि कोई संरचना बनी हुई है तो उस संरचना में C6H12O6 होना ही होना है, मतलब ये तीनों तत्व है वो पाए जाने, तो उस पादप में प्राय कर इनकी कमी कोई दिखी नहीं जाती। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे संरचनात्मक घटक हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन है उसका परसेंटेज कम है 1.28% ही है, लेकिन ये सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पे तत्व होता है। ठीक है, पाया किस फॉर्म में जाएगा, यदि आप लोगों ने 9th और 10th क्लास में नाइट्रोजन साइकिल देखा है तो नाइट्रोजन साइकिल में आप लोगों ने देखा होगा कि नाइट्रोजन गैस है वो पूरे के पूरे वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाती है, 78% पाई जाती है। उसके बावजूद क्यों ये N ट्रिपल बॉन्ड N के फॉर्म में रहता है, N2 है वो N ट्रिपल बॉन्ड N के फॉर्म में रहता है, तो N के ट्रिपल बॉन्ड है वो तोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, तो उसको तोड़ने के लिए यहाँ हेल्प कौन करता है, कुछ सहजीवी और असहजीवी बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, जो जीवाणु लेग्यूम जड़ों की पादपों में पाए जाते हैं। लेग्यूम जड़ों में मूल ग्रंथिकाएं बनाएगी, उनके अंदर वो जीवाणु वहां पे रहते हैं। ठीक है, और सहजीवन का मतलब हो गया कि भाई वो नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करके दे रहा है, और वो क्या करेगा उसके बदले यहाँ फूड या रहने के लिए जगह है वो प्रोवाइड करवा के दे देगा प्लांट, तो इन दोनों का आपस में एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं, तो वो क्या है, सहजीवी रिलेशनशिप हो गई उनकी। ठीक है, उसके साथ में हम बात करते हैं कि जो बैक्टीरियाज है, जीवाणु है, वो क्या करेंगे, नाइट्रोजन को NO2 NO3- और NH4 नाइट्रेट नाइट्राइट और अमोनिया की फॉर्म में तोड़ने का काम करते हैं, और यहाँ से पादप ग्रहण करेंगे और पादपों के द्वारा
हम लोग ग्रहण कर लेंगे। अब नाइट्रोजन कहाँ कहाँ जरूरी है आप लोगों को ध्यान में, डीएनए की संरचना हो गई, प्रोटीन की, एमिनो एसिड की, जो मैंने आपको बताई थी कि सारी संरचनाओं में नाइट्रोजन है वो पाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए प्रोटीन की संरचना की बात करो, प्रोटीन बनता किससे है, अमीनो एसिड से। तो अमीनो अम्ल की, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। जितना भी जीवद्रव्य हो गया, उसके बाद में क्लोरोफिल, मैंने कहा था क्लोरोफिल के लिए मेन घटक है वो Mg होता है, Mg बीच में होगा और साइड की जो संरचनाएं होगी उसमें NN पाया जाएगा। तो Mg और N दोनों क्लोरोफिल, जिसको हम हरित लवक कहते हैं, हरित लवक के लिए आवश्यक है, और उसी के साथ में साइटोक्रोम। तो इनकी संरचना के लिए यहाँ पे N है वो रेस्पॉन्सिबल है, इसलिए हम लोगों ने COH और N इन चारों को संरचनात्मक घटक के रूप में पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद में यदि इनकी कमी देखी जाए तो क्या होगा, तो कमी होगी तो हरिमीनता, जो मैंने बात की थी, मोंग पढ़ा था हम लोगों ने, MON, तो N आ रहा था उसमें। तो हरिमीनता मतलब कि पत्तियां कैसे पड़ने लग जाएगी, पीली पड़ने लग जाएगी। और एंथोसाइनिन का निर्माण होने लग जाता है, इसके तने में और पत्तियों में क्या हो जाता है, एंथोसाइनिन वर्णक का निर्माण होने लग जाता है, जिसके कारण ये पिंक पिंक गुलाबी कलर का ये प्लांट है वो दिखाई देने लग जाता है। श्वसन दर कम हो जाएगी, प्रोटीन का संश्लेषण है वो कम हो जाएगा। यदि आपने ये अच्छे से समझा तो इसमें समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सल्फर के बारे में। सल्फर है वो 0.03% पाया जाता है, सल्फेट आयन की फॉर्म में होगा, SO4 की फॉर्म में। अब ये कहाँ पाया जा रहा है, अब ये होगा सिस्टीन और मिथ्योनिन, ये दो अमीनो अम्ल है, आपको याद रखना है कि सिस्टीन और मिथ्योनिन, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि सिस्टीन और मिथ्योनिन एमिनो एसिड का निर्माण रुकता है कौन से तत्व के कारण, तो वो होगा हमारे सल्फेट। ठीक है, तो सिस्टीन और मिथ्योनिन का निर्माण है वो रुक जाता है, वो होता है, रुकेगा कहाँ, जब हम न्यूनता के लक्षण पढ़ेंगे। सिस्टीन मिथ्योनिन एमिनो अम्ल का निर्माण होता है। विटामिन बी में कौन सा तत्व पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है। कोएंजाइम ए में क्या पाया जाएगा, सल्फर पाया जाएगा। ठीक है, और तीखी गंध, सबसे बढ़िया कि तीखी गंध, जो हम प्याज वगैरह में आंसू आने लग जाते हैं ना, प्याज काटते टाइम, लहसुन काटते टाइम, तो उसमें जो तीखी गंध युक्त वाष्पशील पदार्थ है, जो मतलब हम प्याज काट रहे हैं तो जो वाष्पशील हो रहा है जिसके कारण हमें आंसू आने शुरू हो जाते हैं, वो क्या है, यहाँ पे सल्फर ही है। तो प्याज में एग्जाम्पल लिखा है, लहसुन और आप ऐड कर सकते हैं। इसके जो कमी के लक्षण रहेंगे वो कमी के लक्षण क्या है, सबसे पहला हरिमहीनता, मतलब इसमें भी हरिमहीनता पाई जा रही है। फिर हम बात करते हैं पादप बोने हो जाते हैं, फल है वो नहीं बन पाते और मोटी भित्ति वाले उत्तक बनते हैं। इसमें जो दृढ़ोत्तक है या जाइलम है तो वो कैसे हो जाते हैं, मोटी भित्ति वाले हो जाते हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है। फिर हम 6 यहाँ पे वृहत मात्रिक तत्व पढ़ते हैं, फास्फोरस। फास्फोरस भी नाइट्रोजन की तरह बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कैसे होगा, 0.25% पाया जाएगा। घुलनशील अकार्बनिक फॉस्फेट आयन H2PO4- HPO4 की फॉर्म में ये पाए जाते हैं, और उसी के साथ में ये क्या करेंगे, विभज्योतिकी क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाए जाएंगे। अब मैंने आपको विभज्योतिकी क्षेत्र समझाया था कि विभज्योतिकी क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं, चाहे हम पादप के शीर्ष की बात करें चाहे मूल के शीर्ष की बात करें, वहीं पे क्या पाया जाता है, खाली विभज्योतिकी उत्तक है वो पाए जाते हैं। तो विभज्योतिकी उत्तक में ये सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलता है। हमने बात की थी कि 2 प्रकार के उत्तक होते हैं, विभज्योतिकी और एक स्थायी। स्थायी उत्तक कभी डिवाइड नहीं करते, विभज्योतिकी उत्तक विभाजनशील होते हैं, तो ये वहां पाए जाते हैं। उसके साथ में श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और डीएनए का निर्माण, आरएनए का निर्माण, यदि आपको 12th चैप्टर याद है तो 11th क्लास का, तो उसमें यही था कि डीएनए और आरएनए था। तो डीएनए और आरएनए की संरचना में न्यूक्लियोटाइड बनाने का काम या जो बैकबोन बनाने का काम था वो पीआईएन का था। ठीक है, तो यहाँ पे फॉस्फोलिपिड, डीएनए, आरएनए, एनएडी, एनएडीपी, एटीपी, एडीपी, इन सब का निर्माण करना, और साथ में प्रोटीन संश्लेषण का काम है वो किसका होता है, फॉस्फोरस का होता है। तो आप लोगों को ये चीज ध्यान में रखनी है, यदि इसकी कमी पाई जाए तो क्या होगा, इसकी कमी होगी तो पत्तियां हैं वो विकृत होने लग जाएगी, पत्तियां हैं वो कॉर्नर से क्या होने लग जाएगी, विकृत होने लग जाएगी। उत्तक क्षय, उत्तक क्षय का मतलब हो गया यहाँ पे कि कुछ कोशिकाएं हैं वो मृत होने लग जाती है, पादप बोने होने शुरू हो जाते हैं, पुष्पन क्रिया अवरुद्ध हो जाती है और कैम्बियम का विकास नहीं हो पाता। तो इस तरह से हमने 6 वृहत मात्रिक तत्व हैं वो पढ़ लिए, बकाया जो 3 हैं वो हम और स्टडी कर लेते हैं। तो बच्चों
अब हम लोग बात करने वाले हैं जो बाकी के 3 पोषक तत्व हैं, क्योंकि हम लोगों ने 6 पोषक तत्व हैं उनके बारे में पढ़ लिया। ये 3 जो बचे हुए हैं वो कौन से हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम। सबसे पहले बात करते हैं कैल्शियम के बारे में। तो कैल्शियम क्या काम करेगा? कैल्शियम 0.50% रहेगा। मैंने कहा परसेंटेज है वो वैल्यूएबल नहीं है, परसेंटेज आपको सिर्फ ध्यान में रखने हैं कि हाँ इतने परसेंट ये चीज़ है वो पाई जा रही है। अब ये मिलता कैसे, इसका स्रोत क्या है? तो ये स्रोत इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा, वो आप देख लीजिएगा। एपेटाइट, डोलोमाइट, कैल्सिकाइड एसिड के रूप में, कैल्शियम आयन के रूप में मृदा में मिलता है। तो ये आपको थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद में हम मैग्नीशियम की बात करें यदि, तो मैग्नीशियम कैसे बनेगा? 0.20% है और मिलेगा किस फॉर्म में? ये मैग्नीशियम या कार्बोनेट MgCO3 की फॉर्म में। क्लियर? उसके बाद में पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम एक क्रांतिक तत्व है, एक क्रिटिकल एलिमेंट है। तो ये 1.5% होता है। अब आप मेरे को यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे कि क्रांतिक तत्व मैंने कौन कौन से बताए थे। तो क्रांतिक तत्व मैंने 3 एलिमेंट्स बताए थे, उन तीनों एलिमेंट्स का नाम आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेशियम है तो पोटेशियम आयन K+ के फॉर्म में मिलता है। तो इस टाइप से आपको ये फॉर्म ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं कैल्शियम के बारे में। सबसे पहले तो कैल्शियम का सबसे ज़्यादा जो उपयोग है, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनता है वो ये क्वेश्चन ये बनता है कि आप लोगों ने कोशिका भित्ति की संरचना देखी थी, उस भित्ति के बीच बीच में कुछ स्पेस पाया जाता है और उस पूरी के पूरी भित्ति को अंदर से कनेक्ट करने के लिए मध्य पटलिका पाई जाती है। 2 कोशिकाएं हैं, उनके बीच में क्या होगी? कनेक्टिविटी बनाने के लिए क्या पाई जाती है? मध्य पटलिका पाई जाती है। और मध्य पटलिका निर्माण कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट करता है। आप लोग नोट कर सकते हैं यदि आपको नहीं ध्यान में है तो, कि कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट है वो मध्य पटलिका बनाने का काम करता है। तो कैल्शियम भी आ रहा है और उसमें मैग्नीशियम भी आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए कोशिका भित्ति की प्रत्यास्थता बनाने के लिए ये रेस्पॉन्सिबल है। फिर मध्य पटलिका का निर्माण कर रहा है कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट के थ्रू। फिर वसा उपापचय में सहायक है। कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य बनाने के लिए भी ये क्या रहेगा? रेस्पॉन्सिबल रहेगा। तो इस टाइप से ये आप इसके 5 कार्य हैं वो ध्यान में रख सकते हैं। फिर इसके जो न्यूनता के लक्षण है वो न्यूनता के लक्षण ये है कि कोशिका भित्ति की प्रत्यास्थता समाप्त हो जाती है। यदि कैल्शियम की कमी पाई जाए तो उसकी प्रत्यास्थता है वो क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। जो तरुण पत्तियां हैं वो विकृत होने लग जाएगी। इसके अंदर क्या होती है? हरी मीनता पाई जाती है और हरी मीनता कहाँ पाई जाएगी? सिर्फ किनारों पे पाई जाएगी। तो इसलिए इसको एक डिजीज है अंकुशित शीर्ष। ठीक है, तो अंकुशित शीर्ष आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, मैंने अंडरलाइन भी किया है इसको। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अंकुशित शीर्ष है वो किस तत्व की कमी के कारण होता है, तो आपको कैल्शियम का नाम ध्यान में रखना है। पुष्प है वो जल्दी झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो इस टाइप से ये कैल्शियम के वर्क हो गए। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम के बारे में। तो मैग्नीशियम किसका प्रमुख घटक है? पर्णहरित का प्रमुख घटक है। अब पर्णहरित के प्रमुख घटक होने के साथ ये प्रोटीन संश्लेषण और प्रकाश संश्लेषण में भी सहायक है, क्योंकि क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल क्या काम कर रहा है? प्रकाश संश्लेषण में भी तो उपयोगी है। ठीक है, तो प्रोटीन संश्लेषण और प्रकाश संश्लेषण में भी सहायक है। एंजाइम सक्रियक है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो इंपॉर्टेंट चीज ये है, वहीं आप लोगों ने 11th क्लास में जो 12th चैप्टर पढ़ा था उसमें ये था कि डीएनए से एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। अनुलेखन और अनुवादन आपने जहाँ पे पढ़े थे, तो वहाँ पे यही चीज है कि जब एमआरएनए है डीएनए बना देता है तो वो क्या होगा कि केंद्रक से बाहर आ जाएगा। अब केंद्रक से बाहर आने के बाद में वो क्या है कि जिस टाइप से जो साइटोप्लाज्म है कोशिका द्रव्य है उसमें आएगा, तो जो राइबोसोम की इकाइयां होती है वो राइबोसोम की इकाइयां दोनों क्या घूम रही है? फ्री घूम रही है। क्योंकि राइबोसोम के हमने प्रकार देखे हैं 70S और 80S प्रकार के पाए जाते हैं। तो 70S और 80S की भी दो उप इकाइयां होती है। ठीक है, जैसे 70S की बात करें तो 30S और 50S, और 80S के बारे में बात करें तो 60S और 40S। तो इस टाइप से ये सारी इकाइयां अलग अलग घूम रही हैं, उनको एक साथ बांधने का काम है। यदि आप लोगों को डायग्राम देख रहे हैं तो आप 11th क्लास का 12th चैप्टर निकाल दीजिए, उसमें आप लोगों को जो एमआरएनए का डायग्राम बना हुआ मिलेगा। उसी के साथ में जब राइबोसोम्स कनेक्ट हो रहे हैं तो जो पॉलीराइबोसोम बनाने का काम है वहाँ Mg+ लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो आप लोग को याद रहेगी वो चीज़। ठीक है, तो राइबोसोम की दोनों उप इकाइयों को जोड़ने में भी कौन सहायक है? Mg+ है वो सहायक है। अब इसकी कमी के कारण क्या होता है? इसकी कमी कारण होता है अंतःशिरीय
हरी मीनता, मतलब जो शिराएं हैं उनके बीच बीच में क्या पाई जाती है, यहाँ हरी मीनता पाई जाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बंद हो ही जाएगी क्योंकि क्लोरोफिल का ये क्या है, प्रमुख घटक है, ठीक है। और पत्तियां हैं वो लाल, पीली, गुलाबी, अलग अलग कलर की हो जाएगी। एंथोसाइनिन है उसका फॉर्मेशन होने लग जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी दो लक्षण है वो अच्छे से याद रख सकते हैं। यदि समझ के आप याद रख रहे हैं तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फिर हम बात करते हैं पोटेशियम की। तो पोटेशियम एक क्रांतिक तत्व है। इसके बकाया जो दो और क्रांतिक तत्व है वो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। पोटेशियम आयन की फॉर्म में ये ऑब्जर्व किया जा रहा है, ठीक है। ऋणात्मक उदासीनीकरण, क्योंकि प्लस है, Cl माइनस होता है। यदि ऋणात्मकता ज्यादा हो रही है तो उसको उदासीन करने का काम वो किसका है, के प्लस का है। परासरणी विभव बनाने का काम, तो परासरणी विभव हम 2-4 जगह देख चुके हैं कि भाई किस टाइप से के प्लस अंदर आता है। ऑस्मोटिक प्रेशर है जो परासरणी विभव है उसको बैलेंस करने का काम करेगा। एंजाइम सक्रियक ये भी है, और रंध्रों की गति को संतुलन करने के लिए भी सक्रिय पोटेशियम आयन सिद्धांत हम लोग पढ़ते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा। अब इसके जो न्यूनता के लक्षण रहेंगे वो क्या रहेंगे, तने की वृद्धि है वो रुक जाती है, हरी मीनता और कर्बूरित। अब ये कर्बूरित क्या है कि फोल्ड होने लग जाती है, हरी तो होगी पत्तियां और वो क्या होने लग जाएगी, फोल्ड होना शुरू कर देगी, मॉल्टिंग शुरू हो जाएगा उसमें। तो कर्बूरित, प्रोटीन संश्लेषण की दर कम हो जाएगी और पत्तियों के किनारों पे काले धब्बे बनने लग जाएंगे। और काले धब्बे किसके कारण बनते हैं, वहां से कोशिकाएं हैं वो मरने लग जाती है, उत्तकक्षय होता है। तो उत्तकक्षय के समय काले धब्बे हैं उनका फॉर्मेशन होता है। तो बच्चा लोग अभी तक हम लोगों ने जिसके बारे में बात किया वो क्या है, वृहत मात्रिक तत्व हैं। तो वृहत मात्रिक तत्व हमने 9 प्रकार के थे और 9 प्रकार के हम लोगों ने अलग अलग भी इनको स्टडी कर लिया। आप लोग इसी टाइप से अपने नोट्स में उतार सकते हैं ताकि आपको इजीली याद रह जाए, क्योंकि जितना इजी आपको फ्लो चार्ट में और टेबल्स में याद रहता है उतना थ्योरी में याद नहीं रह सकता। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।